दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। 1896-97 में बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लीजिए कि 1897 में तिलक ने अपने पत्र केसरी में रैंड और एमर्स्ट की हत्या को उचित ठहराया, जिसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। 24 जून 1908 को तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई और तिलक को मांडले जेल बर्मा में रखा गया, जहां इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। अगला प्रश्न है, देखिए, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेकर तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था और ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे। 1905 में, 1919 में, 1929 या 1930 में? तो सही उत्तर 1919 में। आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947, इसको गांधीयन एज या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा था। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, हार्डिंग, जॉर्ज बार्लो या जॉर्ज क्लार्क। तो सही उत्तर जॉर्ज क्लार्क हो जाएगा। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में पूरे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल प्रस्तुत किया, जो जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव के कारण निरस्त कर दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 महादेव गोविंद रानाडे के अनुयायी और महात्मा गांधी के गुरु थे। गोखले ने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? कामगारों, किसानों, आम जनता या जनजातीय लोग? तो सही उत्तर है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन आम जनता की ओर मोड़ा था। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में फंसी थी। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में चंपारण जिले में किया गया, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। इसके बाद गांधी जी विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारतीय राजनीति में छा गए और आम जनता को उन्होंने राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा था। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी?
ऑप्शन है देखिए रौलट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली या खिलाफत आंदोलन। तो सही उत्तर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला बड़ा प्रयोग था। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और ये आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ के किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था, जिससे उनका काफ़ी नुकसान होता था। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारेख और बृजकिशोर थे। गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा। यूरोपीय निलहे किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, आपको बताना है। इसमें क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन और देश का विभाजन। तो आप जानते हैं साइमन कमीशन जो है इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 और देश का विभाजन 1947। तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्न जो है 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए ये कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सही है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में हुआ, जिसमें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का अनुमोदन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसलिए दोनों कथन आपके सही हैं। और आप देख लीजिए कि कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव, मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया और अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। गांधी जी का कथन था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें विभिन्न घटनाएं दी गई हैं, उनका वर्ष आपको मिलान करना है। देखिए क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जिन्ना वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 है और कैबिनेट मिशन शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। तो आप सही मिलान इस तरह से कर सकते हैं 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 कौन सा विकल्प आपका? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, आप देखिए क्रिप्स मिशन 1942 है। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई थी और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका वर्ष आपको याद रखना चाहिए, इसमें रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। ये स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। आप जान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर यह दबाव डाला कि वो युद्ध में भारतवासियों का सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भारत भेजा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था ब्रिटिशों द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के लिए सुनिश्चित किया था?
तो ये डेट थी 16 अगस्त 1946। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इससे एक वर्ष पहले 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था और वायसराय की अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और उक्त तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखाली में दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसका गठन किया गया था किसके अंतर्गत? तो सही उत्तर है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसका गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। और आप जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में नई दिल्ली आया था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स शामिल थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने ये स्पष्ट किया कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। एक डेट पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था और कहां पर आया था? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष ये थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया और प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकारों की पुष्टि की और प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अगला प्रश्न है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खां या लियाकत अली? तो सही उत्तर लियाकत अली खां। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों जिसमें लियाकत अली शामिल थे अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री बनाए गए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, अरोड़ा आसफ अली रेलवे मंत्री और राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में कौन शामिल नहीं था? आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या जगजीवन राम? तो सही उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई और लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जान मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तर, इब्राहिम इस्लाम चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे और लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसियों शरद चंद्र बोस, सफात अहमद खां, सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और B.R. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 3 जून 1947 को। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। इसी के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा
18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 थे। उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 थे। उनके पश्चात सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वो कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 तक रहे थे, 1948 से, और 1952 से 54 तक वो मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1945 से 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप जान लीजिए, जे.बी. कृपलानी। दोस्तों, भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष थे। 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलनों के क्रम में आइए देख लेते हैं भारत में सांप्रदायिकता के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? तो ये डेट याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। इसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। यानी अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख कब तय की थी? तो ये था जून 1948। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसी संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? तो सही उत्तर है ऑचिनलेक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ऑचिनलेक। 1947 में भारत विभाजन के बाद ऑचिनलेक को संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन के लिए बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन के लिए बंटवारा परिषद का अध्यक्ष था। 1947 में भारत विभाजन के बाद ऑचिनलेक को संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन के लिए बंटवारा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, जिन्ना के बारे में सही कथन है। उन्होंने होम रूल का समर्थन किया था, होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया, बेबेल योजना अस्वीकार की। तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्ना के बारे में ये तीनों ही कथन सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया और बेबेल योजना को अस्वीकार किया था। इसलिए तीनों ही कथन सही हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 के नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था और मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। अक्टूबर 1939 में 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और जिन्ना ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर चौधरी रहमत अली ने। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक नाउ आर नेबर में प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, आप देखिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1940। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो सही उत्तर 1906 में। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। और विकल्प में इन तीनों के नाम रहने या इनमें से 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में सलीमुल्लाह खां को पहले रूप में आप चयन करेंगे, दूसरे स्थान पर आगा खां और तीसरे पर मोहसिन मुल्क आएंगे। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।